हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल गुड। आज हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, जहां पर हम लोग जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि अभी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो ये जो सीरीज है हमारी, ठीक है, जो मेन मेन सब्जेक्ट है, तो उनके जो भी क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हेल्प करेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, ठीक है, देखो कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं भाई। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात कर रहा है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। ठीक है, देखो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, जो संविधान से पहले से कोई ट्रीटी होगी, कोई एग्रीमेंट होगा, उसको लेकर क्या क्या चीजें उसमें करेक्ट है। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन ही यही निकलता है कि यार एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 143। ठीक है, अब इसमें दूसरा कीवर्ड क्या निकलता है, वो है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट्स की बात है। हम लोगों को पता है कि यार 143 के अंदर जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, उसके दो पार्ट है। अगर आप फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट में है तो पब्लिक ऑर्डर को लेकर। ठीक है, अगर मान के चलो जो प्रेसिडेंट साहब है, वो पब्लिक ऑर्डर को लेकर कोई एडवाइज मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, एक तो वो चीज है। और सेकंड है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, उसको लेकर है। अब यही सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं कि इन सच ए केस सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर मस्ट इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी की बात की जा रही है, उसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। देनी ही देनी है, जो क्या है, ओपिनियन है। एंड सेकेंड, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सच ए केस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। वो बाइंडिंग है, जो भी लाइक ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट जी को दिया, वो क्या होगा, बाइंडिंग है, वो मानना जरूरी है प्रेसिडेंट जी के लिए। ये चीज बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट। अब बताओ कौन सा सही है इनमें से। देखो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट चीज है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर अगर कोई एडवाइजरी मांगी जा रही है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। समझ गए? देखो पब्लिक ऑर्डर वाली एडवाइज है तो उसे मना भी कर सकता है और दे भी सकता है, ठीक है। बट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाली है, वो देनी ही देनी है, मस्ट टेंडर। तो भाई जब मस्ट टेंडर की बात है तो ये तो सही हो गया कि मस्ट टेंडर है, देनी ही पड़ेगी। सेकंड, जो एडवाइस दी, दोनों ही केसेस में वो नॉट बाइंडिंग है। ओके, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एडवाइस दी, तो उसे राष्ट्रपति जी मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट है कि द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सच ए केस इज बाइंडिंग। तो बाइंडिंग तो नहीं है भाई, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें आर्टिकल 143 के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, जनरली हम लोग ये पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं कि यार जो बाइंडिंग है, जो लाइक एडवाइज है, वो नॉन बाइंडिंग होती है और वो देना जरूरी नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी की बात आ जाए, एग्रीमेंट की बात आ जाए, तो वो जरूरी है देनी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ये बोल रहा है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन सिटीजन एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी इंडियन सिटीजन को लाइक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना हो, अपॉइंट करना हो, तो ही सी शुड फुलफिल एनी वन ऑफ थ्री क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया है आर्टिकल 143 के अंदर जो दिए हुए हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या चीजें दिया जा रही है, देखो फर्स्ट है, ही या सी हैज बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। देखो हाई कोर्ट के अंदर जज होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए, तो ये तो चाहिए। ठीक है, सेकंड, और सेकंड क्या बोल रही है, सेकंड है कि he या she has been an advocate for the high court
फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स, 15 साल। क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है भाई आर्टिकल 124 में कि एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 15 साल के लिए। ये तो भाई एडवोकेट वाला सीन तो यार हमने हाई कोर्ट वाले जजेस के लिए चाहिए था, ऐसा पढ़ा था हमने, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड, ही और सी इज ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ये तो सही है कि राष्ट्रपति की नजर में, उनके ओपिनियन में एक अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हैं हम हाई कोर्ट वाले से। हाई कोर्ट वाले में देखो, ये जो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट वाला सिस्टम है, ये हाई कोर्ट वाले में नहीं है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट वाले में है सिर्फ। अगर देखा जाए तो 1 और 3 स्टेटमेंट आपकी सही है और ये सेकंड वाली गलत है। ओके, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये रहा, ये बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये बोल रही था जजमेंट, ओके, जजमेंट हो गई, प्रोसीडिंग्स हो गई, या एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी एडमिटेड बीइंग ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया। देखो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट बोल रही है कि जैसे मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक प्रॉपर केस के ऊपर कोई डिसीजन दिया अपना, ठीक है, हाँ, और उस डिसीजन को जैसे देखो कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, अपना एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि अपनी जो जजमेंट है उन्हें रिकॉर्ड करने का राइट्स है, मतलब रिकॉर्ड करते हैं वो अपनी जजमेंट्स को, आर्टिकल 129 के अंदर। ओके, ये देखा है हमने। और वो जो जजमेंट्स है दूसरे जो स्टेट्स वगैरह हैं जो भी, ठीक है, या हाई कोर्ट हो गए या दूसरे कोर्ट्स हो गए, लोअर कोर्ट्स हो गए, तो वो उस जजमेंट को एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं कि लाइक अगर उससे रिलेटेड केस किसी कोर्ट में आ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट का हवाला देकर कि यार सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था और हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये डिसीजन मानना होगा, वो चीज यहाँ पर बोली जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कि वो अपने जजमेंट वगैरह जो होती है वो क्या है, अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, 129 में तो सुप्रीम कोर्ट वाली है और 215 में हाई कोर्ट वाली है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। हो सकता है वो आर्टिकल वाइज दे दे तो कंफ्यूज हो जाओ कि यार 128 में है या 129 में है, ठीक है, वो चीज। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है भाई, न्यायिक समीक्षा की बात की जा रही है ऑफ इंडियन जुडिशरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है उसको लेकर चीजें हैं। देखो, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड एंड डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मेंशन है? नहीं यार, मेंशन तो नहीं है। देखो, चीज डिफाइन तो है, ये चीज क्या होती है, क्या चीजें करनी है, वो चीज तो है। आर्टिकल 13 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज बोला हुआ है कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर के अगेंस्ट जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ओके, सेकंड, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इंडिया। बिल्कुल, देखो, या तो कोई कानून लॉ बनाया है या आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उन दोनों के अगेंस्ट ही है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर कानून बनाया, सोचो लाइक आपने कोई लॉ बनाया और वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट गया तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो गया। फिर लॉ बनाया और उससे अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है भाई, करा सकते हैं, वो जा सकते हैं कोर्ट में कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। तो दोनों ही लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव तो उनके अगेंस्ट में है। थर्ड, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज वाइडर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएसए। ये कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है, लाइक देखा जाए तो वो ज्यादा बड़ा है इंडिया के अंदर एज कंपेयर टू यूएसए, यूएसए के अंदर छोटा है। तो ये स्टेटमेंट कुछ कुछ भाई गड़बड़ लग रही है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमारे पास
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, अप्लाई हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, ओके, इन्फोर्स हुआ, तो हम फॉलो करते थे किसे? प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ। हम इस चीज को फॉलो करते थे। बट यूएसए के अंदर क्या है? यूएसए के अंदर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो, हमने ये चीज प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ ये यूके से अडॉप्ट की, ठीक है। यूके के अंदर क्या है? यूके के अंदर है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है एज कंपेयर टू कोर्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू कोर्ट, जुडिशरी। तो जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया उसको लेकर जुडिशरी क्या है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट यूएसए के अंदर क्या है? यूएसए के अंदर सुप्रीम कोर्ट लाइक जुडिशरी जो है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, उसके पास पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट। तो हमने स्टार्टिंग में प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ को एडॉप्ट किया बाय यू फ्रॉम यूके। फिर उसके बाद हमने देखा कि यार पार्लियामेंट जो है वो ऐसे ऐसे कानून बना देती है कि यार किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, किसी और चीज का कुछ वायलेशन हो रहा है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ने जो बोल दिया सो बोल दिया। उसके बाद हमने एक केस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा? मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस 1978। उसमें हमने एक चीज देखी कि जो लोगों का जीवन है वो पशुपत जीवन नहीं है, वो क्या है? गरिमामय जीवन। ओके। तो उन्होंने, तो इसी मेनका गांधी केस जो 1978 हुआ था, इसी में हमने इस चीज को अडॉप्ट किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया हम लोगों ने। आज आप देखोगे जैसे यूके के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट क्या है, सबसे अपर लेवल पर है, और यूएसए के अंदर जुडिशरी अपर लेवल पर है। हमारे यहाँ पर कोई भी अपर लेवल पर नहीं है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अपर लेवल पर है, ठीक है। और यहाँ पर चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, तो हमारे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हम क्या करते हैं, ये तीनों चीजें एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करती है। तो हमारे यहाँ कोई भी सुप्रीम नहीं है। ओके। कुछ मामलों में पार्लियामेंट सुप्रीम है, कुछ मामलों में जुडिशरी सुप्रीम है। ये चीजें हैं, समझ गए? तो यहाँ पर जो वाइडर कॉन्सेप्ट है ये नहीं है, वाइडर यूएसए का ही है। आप खुद सोचो यार, यूएसए में जुडिशरी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं भाई, देखो एब्सोल्यूट पावर्स उनके पास दी हुई हैं। तो सबसे ज्यादा वाइडर तो वही होगा ना। हमारे यहाँ तो जुडिशियल रिव्यू उन केसेस पर कर सकते हैं जो लाइक बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं, या पर हमारे कुछ राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो उसको लेकर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, फर्स्ट आपकी गलत है, सेकंड वाला सही है, ओनली वन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि या प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ओके, लाइक 0 से 6 years की बात हम कर रहे हैं, इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हम लोग जब भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भाई फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। अब इन तीनों के अंदर ही हम लोग एजुकेशन वाली चीजें देखते हैं। बट बट क्या चीजें? देखो, हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 21A पढ़ते हैं, उसमें डीपीएसपी पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल 40, बताओ क्या हो सकता है, 45 या 46? हम्म, हाँ बताओ बताओ, क्या हो सकता है, आर्टिकल 45 या 46? तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई है अप टू 6 years। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आप बात करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या ऐड किया गया कि 6 से 14 years के बच्चे की एजुकेशन। और सेम यही एक जो 21 आर्टिकल है, 21A, इसमें भी सेम यही चीज है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 6 से 14 years।
तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 6 से 14 साल तक की बात की जा रही है। बट डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 45 है उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू 6 इयर्स एजुकेशन, वो सारी चीजें अप टू 6 इयर्स, तो 0 से 6 इयर्स तक की बात जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर है सर। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है। तो यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, ओनली 3 ये डीपीएसपी सिर्फ यही होगा। हो सकता है देखो कंफ्यूजन हो सकता है यार, 6 से 14, 0 से 6, ये वो ये, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बता दिया तो आई थिंक आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विद रेफरेंस टू जुडिशरी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशरी को लेकर देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है। इन द फोर्थ जज केस, फोर्थ जज केस की बात कब की है बताओ। 2015 है, तो 2015 उसमें क्या किया था कि फोर्थ जज केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। देखो यार, जो ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में हुआ, इससे एक चीज लेकर आए थे, जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है उसका अल्टरनेटिव लेकर आए थे हम लोग। क्या लेकर आए थे? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ये कमीशन। अब ये जो कमेटी थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो जुडिशरी लाइक जजेज हो गए उनको अपॉइंट करना, वो सारी चीजें जो हम कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू करते थे वो इसके थ्रू होगी। बट इसे क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फोर्थ जज केस में, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। क्यों? देखो यार, हम लोग बात करते हैं कि यार जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ओके। तो जुडिशरी का अपना एक अलग सिस्टम है, वो नहीं चाहते कि किसी और का इंटरफेयर, लाइक चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, उसका इंटरफेयर हमारे अंदर ना हो, जुडिशरी के अंदर ना हो। हम चाहते हैं कि जजेज वगैरह ही रहे, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव लाइक कोई आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर वो इसके अंदर ना आए। बट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर क्या हुआ, वहां पर एक मेंबर के बेसिस पर जो लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर, उनको ऐड कर दिया गया था कि ये भी इसमें इसके अंदर ऐड रहेंगे। अब वो चीज जुडिशरी को चुभ गई कि यार लॉ मिनिस्टर, आप खुद सोचो, मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बात चल रही है जुडिशरी की, हम एग्जीक्यूटिव को शामिल क्यों करें? अगर आपको रखना ही है तो सारे मेंबर जुडिशरी से लेटर रखो। तो लॉ मिनिस्टर को इस चीज को लेकर भी मतलब अनकुश ने घोषित कर दिया कि नहीं यार हम इस चीज को नहीं मानेंगे, और आज जो सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम वही चल रहा है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बेसिस पर यही जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी कमीशन, ठीक है, उसको क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है और वो करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है, समझे। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर मिनिमम एज अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, सही है। देखो मिनिमम एज कुछ नहीं है, और ना ही मिनिमम एज सुप्रीम कोर्ट के लिए है। मैक्सिमम एज तो दी हुई है 65-62, वो तो आपको पता है, ठीक है। बट मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। और ये जो स्पेशल, ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है, समझ गए। सेकंड, one of the qualification for appointment as a high court judge is being a distinguished jurist in the opinion of the president of India। मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन में बताया था कि यार जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाले जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए है, ना कि हाई कोर्ट वालों के लिए। तो ये तो गलत हो गई आपकी। एंड द थर्ड, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द हाई कोर्ट
जजेज आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यार हाई कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट है स्टेट का, तो उनकी सैलरी और अलाउंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, उस पर कैसे चार्ज हो सकता है? हम्म तो ये स्टेटमेंट तो होगी गलत, क्योंकि वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नॉट इंडिया। बट यही अगर मैं इस स्टेटमेंट पर एक चेंज कर दूं, सैलरी और अलाउंस को मैं काट दूं और इसकी जगह कर दूं कि पेंशन, पेंशंस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तब स्टेटमेंट रॉन्ग होगी या राइट होगी बताओ? तब होगी ये स्टेटमेंट सही, क्योंकि जो सैलरी है या कोई अलग से अलाउंस वगैरह जो दिए जाते हैं हाई कोर्ट जजेस को, वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो राज्य की संचित निधि है उस पर चार्ज है। बट वहीं उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनको जो पेंशन दी जाएगी, वो चार्ज होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर। ओके, तो ये चीज एक आपको याद रखनी है, समझ? तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, पेंशन वाली सही होगी। तो थर्ड गलत और सेकंड गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो बार काउंसिल को लेकर, अच्छा बार काउंसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, मैंने करवाया था आपको जब मैंने पीवाई क्यूज क्वेश्चन पेपर कराए थे। तो 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस था कि लाइक कॉर्पोरेट लॉयर हो गए, ओके, तो अदर्स लॉयर हो गए, उन्हें एज एन एडवोकेट के अंदर शामिल किया जाता है। तो वो चीज़ तो गलत थी, मैंने आपको बताया भी था। ओके, क्योंकि एज एन एडवोकेट जो लाइक जिन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है उन्हें काउंट किया जाता, उन्हें उससे एक्सक्लूड किया गया। कॉर्पोरेट लॉयर्स हो गए, कुछ और हैं उनके क्राइटेरिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बार काउंसिल को लेकर एक क्या स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटूटरी बॉडी। ठीक है भाई, एक्ट से बनी है तो स्टेटूटरी है, वैधानिक है, सही बात है। एस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961, तो सही है, स्टेटूटरी बॉडी है, एक्ट से बनी है, बिल्कुल सही है। इट एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी जुरिडिक्शंस ओवर बोथ जजेस एंड लॉयर्स इन इंडिया। अच्छा यार, अब एक बात सोचो आप कि यार डिसिप्लिनरी जुरिडिक्शन, क्या जज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, उसकी जुरिडिक्शन के अंदर में? अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी होंगी जिसमें जज वगैरह वो चीज बताते हैं कि हम बार काउंसिल को ये आदेश देते हैं कि वो ये चीज करे, मैं बार काउंसिल से बोल के आपका लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, लॉयर का, एडवोकेट का। आपने देखा होगा ना, वो एक मूवी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, जॉली एलएलबी, आई थिंक वही है, जिसमें वो जज जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप चुप रहिए, नहीं तो मैं बार काउंसिल से बोल के आपका लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, उसे एक्सटेंड करवा दूंगा, 10 साल के लिए करवा दूंगा। तो वो सारी चीज, तो क्या जज उसकी लाइक बार काउंसिल की जुरिडिक्शन में आते हैं? तो नहीं। अगर जज की बात की जा रही है, जज तो नहीं आएंगे, लॉयर्स आते हैं। तो सेकंड साइड स्टेटमेंट जो है वो तो रॉन्ग हो गई। एंड थर्ड, इट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया, तो ये तो सही है कि लॉ यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है, ग्रांट्स देती है, लाइक ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आपकी करेक्ट है, और जो ये सेकंड वाली है ये गलत है। तो इसमें जज नहीं आएंगे, लॉयर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। देखो स्पीकर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब पता होना चाहिए ये चीज, इसलिए डाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट in case of a tie in the Lok Sabha, but the chairman of the Rajya Sabha does not have a similar power in case of a tie. Okay, और ये चीज क्यों नहीं है? सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्पीकर जो होते हैं ये जो मेंबर ऑफ लोकसभा, वेयर एज चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का मेंबर थोड़ी है, क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट जी है। ओके, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब देखो नॉर्मल जब हम लोग
हम लोग पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यार बात तो सही है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, और उनके पास कहाँ से कास्ट वोट होगी। और सेकंड स्टेटमेंट तो मैं सही बोल रहा है क्योंकि वो उसके मेंबर ही नहीं है। बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी गलत है, क्योंकि दोनों के पास कास्टिंग वोट होती है। देखो वोट वोट जो होती है वो फर्स्ट इंस्टेंस वाली नहीं होती दोनों के पास, किसी के पास भी कोई स्टार्टिंग में वोट नहीं करते, उनके पास कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग वोट मीन्स लाइक मान के चलो ये 6 मेंबर हैं, 3 यस बोल रहे हैं और 3 नो बोल रहे हैं। अब बात आ जाती है किसके ऊपर, जो स्पीकर के ऊपर या चेयरमैन के ऊपर। अब वो अपनी वोट अब देंगे क्योंकि दोनों की बराबर होगी, तो अब वो या तो यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। अब अगर नो बोले, यस बोले तो ये हो जाएगा, नो बोले तो वो हो जाएगा। तो ये होगी कास्टिंग वोट। इक्वली और कल होने पर तब उन्हें कास्ट वोट, लास्ट वाली वोट जो होती है उन्हें कास्ट वोट। तो दोनों के पास है भाई ये, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो चेयरमैन हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो उनके पास कोई कास्टिंग वोट जैसी पावर नहीं होगी। तो ये चीज गलत है। तो इसका स्टेटमेंट डी आपका सही है कि पहला इनकरेक्ट है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इतना ही करेंगे आज के लिए। आगे वाली क्लास में हम लोग थोड़े कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेटूटरी बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो थोड़ा उनके जो बॉडीज हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, पता होना चाहिए कौन कौन सी बॉडी क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हमारे पॉलिटी वाला खत्म करके फिर ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस है 2023, एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, जो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उनको चेंज किया गया था भारतीय न्याय संहिता से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 2023 में। तो उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई, क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो, कम्युनिटी सर्विस हैज बीन एडेड एज ए न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर बीएनएस। तो कम्युनिटी सर्विस है लाइक सामुदायिक सेवा। आपने बोल दिया कि यार यहाँ पर ये मंदिर वगैरह है, तो यहाँ की साफ सफाई लाइक कुछ और हो सकता है कि प्रसाद वगैरह, उसमें लोगों को खाना खिलाना, सामुदायिक सेवा। ठीक है, हो सकता है कि जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो ये डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो इनके कैंप वगैरह लगते हैं, उसमें अपनी सेवा देना। कई बार हो सकता है सामुदायिक सेवा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं शामिल। ठीक है, तो वो एक न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आपके लिए कर दी गई है। पहली बार अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो वो सारी चीजें, या फिर छोटा अपराध है तो छोटी मोटी सजा के लिए कम्युनिटी सर्विस देती जाओ। तो ये तो सही है। सेकंड क्या बोल रहा है कि बीएनएस हैज एडेड टेररिज्म एंड organized crime as an offense which were earlier absent in Indian Penal Code 1860। तो ऐसा ही है क्योंकि बीएनएसएस ने टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, इनकी कुछ परिभाषाएं बताई हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर खतरा हो सकता है, देश संपत्ति को, अखंडता को, एकता को खतरा हो सकता है, वो सारी चीजें हैं। तो क्राइम्स, टेररिज्म की डेफिनेशन पहली बार दी है, उसको डिफाइन किया है बीएनएस के अंदर, और जो पहले आईपीसी के अंदर नहीं था, एबसेंट था। तो ये तो सही है। थर्ड, BNSS like भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता provides that the promulgation of judgment should not exceed 45 days after the conclusion of trial in any criminal court। तो बिल्कुल ठीक है, 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये क्रिमिनल कोर्ट लाइक किसी ने क्राइम वगैरह कर दिया तो क्रिमिनल क्राइम है, तो उसको लेकर 45 दिन के अंदर अंदर आपको मतलब 45 दिन से ज्यादा नहीं लेना है, उसके अंदर आपको 45 दिन में जजमेंट वगैरह दे के फाइनल कर देना है। ठीक है, तो वो चीज भी सही है, ट्रायल्स वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। नेक्स्ट है कि मैरिटल रेप हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड अंडर द बीएनएस। यार ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है उसे, मैरिटल रेप। अच्छा देखो, इसमें इस स्टेटमेंट में ना थोड़ा सा ग्लिच भी है। देखो मैं आपको बता दूं, मैरिटल रेप लाइक अगर मान के चलो, अगर मान के चलो कि 18 साल से कम है लड़की, 18 से कम है, और उसके साथ अगर उसकी शादी हो गई है किसी लड़की के साथ, तो उसे मैरिटल रेप माना जाएगा।
बट 18 साल से ऊपर है और उसके साथ वो अगर रिलेशन बना रहा है तो उसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ इसमें बोला गया। तो ये मैरिटल रेप हैज बीन क्रिमिनलाइज, तो इसे क्रिमिनलाइज नहीं किया गया भैया। और इसमें खुद स्टेटमेंट में ये नहीं बोला गया है कि 18 साल से कम की दुल्हन है या 18 साल से ऊपर की ज्यादा है। अगर लीगल है, 18 साल से ऊपर है, बालिग हो गई है, तो वो मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं बोला गया है। उसके साथ अगर वो रिलेशन बना रहा है उसका हस्बैंड, तो ठीक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो ओनली 3 स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।